पहला क्वेश्चन ये है कि जेनॉन ही क्या होता है, अक्रिय गैसों में जेनॉन क्यों यौगिक का निर्माण करता है, ये यौगिक बनाता है, ये यौगिक क्या करता है, बनाता है जबकि अन्य नहीं बनाते हैं, अन्य नहीं बनाते हैं, अन्य नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं क्यों, नहीं बनाते हैं क्यों, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, सुनते जाइएगा, सुनिए मुन्ना, ध्यान से सुनिएगा, बस एक छोटे हिस्सा में बात करने जा रहा हूं, जरा गौर करना, देखना। देख ये जो होता है, पहले तो इसका साइज क्या होता है, एक चीज जान ले, आरएन जो होता है रेडियो सक्रिय, इसके बारे में जिक्र मत करना। आरएन से थोड़ा सा पहले जो होता है इसका जेनॉन है, जेनॉन का परमाणु संख्या जो होता है कितना, 54 होता है। तो अब देखो यहां से अगर बात करें मुन्ना, हीलियम, नियॉन, केआर क्रिप्टॉन, एक्स ई जेनॉन, आर एन रेडॉन, ये कुल तुम्हारे वर्ग 18 के अक्रिय क्या है, तत्व हैं। इन तत्वों में जेनॉन सबसे बड़ी, ये छोटा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, बट ये तो सबसे बड़ा होता, बट रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए इसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता। ठीक है, देखते जाइएगा। तो देखिए यहां मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान से मुन्ना, देख तो क्या बोलेंगे, जेनॉन के आकार, जेनॉन के आकार बड़ा एवं, जेनॉन के आकार बड़ा एवं आयनन एंथैल्पी यानी आयनन विभव का मान कम होता है। जेनॉन के आकार बड़ा एवं आयनन एंथैल्पी के मान क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण डी ऑर्बिटल में उपस्थित, डी ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, क्या होते हैं, यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, अयुग्मित हो जाते हैं। जो डी ऑर्बिटल में युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन हैं, जो पेयर में इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो अयुग्मित हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। और अनपेयर्ड होने के कारण ये क्या होता है, अन्य अक्रिय गैसों से क्या करते हैं, अन्य अक्रिय तत्वों से क्या करते हैं, मिल करके जुल करके क्या करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। फिर से एक बार सुन ले, ध्यान देना मुन्ना, मैंने बोला यही चीज ना कि जेनॉन की आकार बड़ा होता है, जेनॉन की आकार क्या होता, बड़ा होता है, और क्या होता है, जेनॉन की आकार बड़ा एवं, एवं जेनॉन की आकार क्या होता, बड़ा एवं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आयनन ऊर्जा कहते हो, और आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, जिसको आयनन एंथैल्पी भी कहते हो, जिसके कारण क्या होती है, जिसके कारण इनके अंतिम में जो डी ब्लॉक होते हैं, डी ब्लॉक में जो होते, माफ कीजिएगा, डी ऑर्बिटल में जो होते, ये युग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो जोड़े में इलेक्ट्रॉन जो होते मुन्ना, अंतिम 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 इलेक्ट्रॉन जो ये जोड़े में होते, यही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्तेजित होकर क्या होते, अनपेयर्ड हो जाते हैं, सिंगल हो जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं, यौगिकों का निर्माण करते हैं। अर्थात ये अधिक क्रियाशील अधात्विक तत्वों के साथ क्या करते हैं, रासायनिक रूप से अभिक्रिया करके यौगिकों का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन क्या होता है, हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, ये सभी यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। जेनॉन ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं, जेनॉन टेट्राऑक्साइड की बात करते हैं, जेनॉन क्या बोलते हैं, जेनॉन यानी ऑक्सी 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 टेट्राफ्लोराइड, ये सब ऐसे यौगिकों का क्या करते हैं मुन्ना, निर्माण करते हैं। किसके साथ, जो अधातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है उसके साथ यौगिक का निर्माण कर लेता है। यदि समझ में आ गया हो तो मार दो थंबनेल। एक बार बताता हूं फिर से, देखो जेनॉन के आकार बड़ा होने के कारण, जेनॉन के आकार बड़ा एवं, जेनॉन के आकार बड़ा एवं आयनन ऊर्जा का मान, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम होता है, जिसके कारण जेनॉन के अंतिम यानी उपकक्ष, अंतिम डी ऑर्बिटल में उपस्थित ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अयुग्मित हो जाते हैं। क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जाते हैं, जिसके कारण
जिसके कारण ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधात्विक तत्वों से क्या करता है, अधात्विक तत्वों से क्या करता है बताओ, यानी अभिक्रिया करके, अधिक क्रियाशील अधात्विक तत्वों से अभिक्रिया करके इन सभी जैविकों का निर्माण करता है। यही कारण है मुन्ना कि ये क्या करता है, केवल जेनॉन जैविकों का निर्माण करता है, अन्य अक्रिय गैस जैविकों का निर्माण नहीं करते हैं। चल आगे चलते बातें करते हैं। क्या आगे चले, बोलो बोले आगे मुन्ना, बोलो आगे चलूं। चल अगला क्वेश्चन रहा, आगे चलता हूं मुन्ना, बातें करता हूं। ठीक है, चलते हैं बातें करते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं आप लोगों को। अगली क्वेश्चन आपके साथ आ रही है, क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं मुन्ना। वो क्वेश्चन है आपका ये, जरा गौर करेंगे। अम्ल वर्षा की बात कर रहे हैं कि अम्ल वर्षा का क्या होता है, अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा के कारण क्या होते हैं, या अम्ल वर्षा कैसे होती है, ये बात सीधे बात कर कि अम्ल यानी रेनफॉल क्या होती है। तो ये बात गौर करना, जरा सुनना, देखना ध्यान से, समझ में आएगी तुम्हें, बिल्कुल समझ में आएगी। देखो मुन्ना, आप लोग तो भली भांति जानते हो कि इंडस्ट्री जो होते हैं या वाहन जो होते हैं, उसमें जो ईंधन जलती है तो उसमें से मान ले क्या होता है, SO2 गैस निकलते हैं। और साथ में एक और, जितने ये विमान जेट सेवाएं हैं, हम लोग की विमान सेवाएं जो है, उनके जेट मैंने कहा धुआं निकलने वाला, क्या होता है जहाँ में से धुआं निकलता है, जैसे मोटरसाइकिल या गाड़ी के साइलेंसर कहते हो, तो वैसे ही जो विमान होते हैं, जो विमान सेवा जहाज जो होती है, उनके क्या होते हैं, जिससे धुआं निकलता है उसको जेट बोलते हैं। तो जेट से उसमें क्या निकलती है, एनो गैस निकलती है, और वो एनो गैस क्या करती है, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेती है। समझ में आ गया, क्या होती है, वायुमंडल में एनो गैस क्या निकलती है, यानी विमान के, जहाज के, यानी जहाज से क्या निकलती है, जहाज के जेट से क्या निकलती है, जहाज के जेट से जो धुआं निकलता है, ये धुआं जो निकलता है एनो गैस निकलता, और वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करता है, तो ये NO2 गैस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। याद रख, अब क्या होता है, अब क्या होता है, पूरे जाड़े के मौसम या पूरे गर्मी के मौसम में क्या निकला, धुआं तो निकला, कहाँ से, इंडस्ट्री से निकला, तुम्हारे वाहन से निकला, तुम्हारे क्या विमान यानी जेट यानी जितने भी हवाई सेवाएं हैं उनके जेटों से निकला। और आ गई बारिश के दिन मुन्ना, आ गई बारिश के दिन मुन्ना, आ गई बारिश के दिन, आ गई। ठीक है, तो कौन कौन निकला गैस, इधर से जेट से निकला NO2, और यहाँ जो इंडस्ट्री से जो निकला SO2 निकला, और SO2 निकलते ही वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो बना दिया SO3। अब आ गई बारिश के दिन, चल बरसात करा दे, बरसात करा दे मुन्ना। तो बरसात करेबे तो क्या होगा बताओ, जल जल। तो देखो अब क्या होगा, NO2 जो होता है, NO2 मुन्ना जो होता है गैस, ये जल से अभिक्रिया करता है तो HNO3 बनाता है, और ये जब SO3 जो होता है H2O से रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। और यही दोनों जो होते हैं, यही जो होते हैं, ये मिश्रण के रूप में क्या करते हैं, ये बारिश के रूप में पृथ्वी के सतह पर गिरते हैं, जिसको आप बोलते हो रेनफॉल। क्या बोलते हो, एसिड रेनफॉल कहते हो, अम्ल वर्षा कहते हो। बोल जरा, यदि समझ में आ गई होगी तो बता सकते हो, आप लोग समझ में आ गया हो तो बता सकते हो, समझ में आई कि नहीं आई मुन्ना बताओ। यदि आप लोगों को समझ में आ गई हो तो बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। हाँ जूही कुमारी, बिल्कुल बिल्कुल, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस से ही सर्च करना, हैशटैग हटा करके आप लोगों को बिल्कुल आएगी। पहले हैशटैग लगी हुई थी, हटा दिया मैंने, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस सर्च मारो, मिल जाएगी। समझ में आ गई हो तो एक बार रिप्लाई दे सकते हो, समझ में आ गई हो तो एक बार रिप्लाई दे सकते हो मुन्ना, एक बार रिप्लाई दे दो, बोलिए एक बार, बिल्कुल क्लियर है। एक बार मैं फिर से बोल देना चाहूंगा, सुन लीजिए क्या होएगा। देखिए बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझते जाइए जरा। देखिए क्या बोल रहा हूं, चलिए बातें करते मुन्ना, जरा गौर कीजिएगा। फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि अम्ल वर्षा क्या होती है, तो क्या होती बाबू, पृथ्वी पर जितने भी इंडस्ट्री हैं,
जितने भी वाहन चलते हैं उनसे क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती जो वायुमंडल में चला जाता है, और ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करके SO3 में जाकर वो क्या करता है, भ्रमण करता है। और हवाई सेवाएं जितने भी होते, विमान सेवा, उनके जो जेटवा होता है धुआं निकलने वाला भाव जैसा दिखाई देता है, जब उससे धुआं निकलता है, कौन धुआं, तो NO गैस निकलता है, और वो NO गैस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके NO2 गैस बना लेता है। और ये जब बारिश के दिन आती है, बादल ऐसे बन जाते हैं, जब बारिश की बूंदें गिरने लगती है तो इन बारिश के बूंदों से ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ऐसे रिएक्शन करते हैं। NO2 जब H2O से अभिक्रिया करता है मुन्ना, तो ये बनाता है HNO3। जब SO3 H2O से अभिक्रिया करता है तो H2SO4 बनाता है। तो इसी में यही जो मिश्रण जब पृथ्वी पर गिरता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा यानी मतलब कि इंडस्ट्री यानी कारखानों एवं वाहनों के द्वारा निकलने वाली धुआओं में क्या होती है, SO2 गैस होती है। तथा जितने सुपरसोनिक विमान होते हैं, सुपरसोनिक जितने विमान यानी जेट होते हैं, उनके जेट से NO गैस निकलती है। और इन्हें ये दोनों SO2 गैस और NO गैस वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मुन्ना NO2 और SO3 गैस का निर्माण करते हैं, बना लेते हैं। जब बारिश के दिन जब बारिश के बूंदे जब आती है, पड़ती है, तो ये बारिश के बूंदे का मतलब होती है जल। जब वो बारिश के रूप में जल पृथ्वी पर गिरने लगता है तो वायुमंडल में उन जलों से ये अभिक्रिया करके आपको क्या बना देते हैं, H यानी HNO3 और H2SO4 का निर्माण कर देते हैं। और यही जो मिश्रण गिरता है अम्ल वर्षा कहलाता है। क्या समझ में आ गई? यदि आ गई तो थंबनेल मार दे मुन्ना, थंबनेल मार दे एक बार। अगर आ गई हो तो मार दे, जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। नई क्वेश्चन बहुत एक मस्त लेकर आ रहे हैं, बताना खाली बता दे कि समझ में आ गई, बोलो जल्दी। क्लियर है सबको? क्लियर है बता दो, बोलो मुन्ना क्या समझ में आ रही है? अरे पहले जितने बातें कर रहे हो मुन्ना, आप लोगों से मेरी काम है बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होके सुन ले। एक बार और बता दूं, बिल्कुल महानंद जी बता देते हैं, फिर से बताते हैं, फिर से बता देते हैं, बिल्कुल काहे नहीं बताएंगे, सबको संतुष्ट करके विदा करेंगे, टेंशन मत लो, बस लगे रहो मेरे साथ। सर अम्ल वर्षा का प्रभाव देखिए बाबू, अम्ल वर्षा का प्रभाव ज़्यादा कुछ नहीं करता है, पेड़ पौधों को जला देता है, पत्तियों को नष्ट करता है, क्योंकि H2SO4 जानबे करते हो कि H2SO4 किसी पौधे पर पड़ जाएगी या किसी वस्तु पर पड़ जाएगी तो उसको जला देता है। बस बेस मेन एक ही हम फैक्ट बताएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे आगे। ऐसे आप लोग जानते हो कि अम्ल वर्षा का मेन प्रभाव पड़ता है क्या चीज़, इमारतों पर पड़ती है। इमारत क्या होते हैं, काला होने लगते हैं। अम्ल वर्षा के कारण पेड़ पौधे की पत्तियाँ सूखने लगती है, यानी मतलब कि जहाँ गिरेगा बूंद वहाँ सुखा देता है, जला देता है। बात समझ में आ गई होगी। आगे चलता हूं दोबारा, एकदम बिल्कुल दोबारा सुनाते हैं, बिल्कुल सुनाई देते हैं। लो बिल्कुल एक बार सुन लो। देखो मुन्ना, सबसे पहले क्या होगी, इंडस्ट्री यानी जो कहते हो कारखाना के चिमनी से निकलने वाली धुआएं। वाहन यानी स्वचालित वाहन, जो गाड़ी बस मोटर गाड़ियां चल रही है उसके बारे में बात कर रहा हूं। और हवाई विमान सेवाएं, सभी के जेट से क्या होते हैं, क्या होते, हवाई विमान सेवाएं जी, तो सुपरसोनिक विमान जो कहते हैं उनसे निकलने वाली, उनके जेट से निकलने वाली धुआओं में NO गैस होता है। तथा कल कारखानों तथा स्वचालित वाहनों से निकलने वाली धुआओं में SO2 गैस होता है। और ये दोनों गैस वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं मुन्ना, क्या करते हैं, माफ कीजिएगा, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करते हैं मुन्ना, बताओ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये बनाते हैं SO2 बनाता है SO3 और NO बनाता है NO क्या करता है, NO2 बनाता है। और ये SO2 और NO2 वायुमंडल में भ्रमण करते रहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित रहते हैं। जब बरसात के दिन में, जब बारिश के दिन में जल की बूंदें बारिश के रूप में गिरती है तो उन जल के बूंदों से ये क्या करते हैं, दोनों अभिक्रिया करते हैं। जल के बूंदों से अभिक्रिया करके HNO3 और H2SO4 के निर्माण करते और क्या होते, मिश्रण के रूप में पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं मुन्ना, अम्ल वर्षा बोलते हैं। क्या समझ में आ गई है? यदि आ गई है तो बताइए, बोलिए मुन्ना, यदि समझ में आ गई हो तो बोलिए। चलें
आगे बातें करें क्या, बोलिए। चलते हैं, बातें करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं, आगे बातें करते हैं। मुन्ना सर एग्जाम में आएगा, मुन्ना ये आया हुआ ही प्रश्न है, हो आएगा की बात मत करना, ये आया प्रश्न है, उठा के अपनी देख ले, अपनी उठाकर देख ले ये, ठीक है ना। चलते हैं, बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा गौर करना। एक क्वेश्चन ये है कि फास्फोनियम आयन यानी PH4+ और PH3 की बात कर रहा है, इसका बॉन्ड एंगल इससे अधिक क्यों होता है, इसका बंधन कोण, इसका बंधन कोण की बात कर रहे हैं, बंधन कोण इससे अधिक होता है क्यों, इससे अधिक होता है क्यों, इसके बंधन कोण से अधिक होता है क्यों, बंधन कोण से अधिक होता है क्यों, याद कर, यानी इसके बंधन कोण से इसका बंधन कोण क्या होता अधिक, इसका कम होता है क्यों। क्वेश्चन है कि PH, क्वेश्चन है कि PH4+ आयन एवं PH3 यानी PH4 आयन का बंधन कोण PH3 से अधिक क्यों होता है। इस पर एक और क्वेश्चन देना चाहूंगा, जरा गौर करना, इसको साफ करने दे मेरे को जरा। एक और क्वेश्चन देते हैं साथ ही साथ कि आप लोग को हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगी। अमोनियम आयन जो होता है ये क्या होता है, अमोनियम आयन का नाम सुना होगा। NH4+ आयन की बंधन कोण जो होगा NH3 से अधिक होगा क्यों। ये दो क्वेश्चन आ गई एक ही परिवार से कि इसका बंधन कोण यानी फास्फोनियम आयन का बंधन कोण यानी फॉस्फीन गैस से अधिक होता है क्यों, या अमोनियम आयन का बंधन कोण PH यानी NH3 से अधिक होता है क्यों। ये क्वेश्चन की मैं जवाब दे रहा हूं आप लोग को। क्वेश्चन तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, आप लोग बिल्कुल इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं, बात करते हैं। मुन्ना जरा ध्यान देना, ठीक है ना। देखिए नहीं मुन्ना, बस एक ही बात ध्यान रख, पहले इसको तोड़ तो क्या मैं लिख सकता हूं PH3+ H+ बोल, कोई दिक्कत है क्या। PH3 देख यहां हाइड्रोजन एक है, इस पर एगो चार्ज है, तब देख ऐसे तोड़ ले इसको PH3+ ऐसे, और इसको तोड़ दे क्या PH3 के रूप में ही रख, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तोड़ इसको क्या तोड़ सकते हो NH3 और डॉट क्या लिख सकते हो, डॉटे लगा ले, डॉटे कोई दिक्कत नहीं, डॉट लगा ले। डॉट क्या होगा NH+ यानी एगो देखो 3 1 4 हो गई, और इसको लिख ले NH3। ध्यान रख, अब एक चीज बोलना चाहूंगा, इसमें सेंट्रल परमाणु नाइट्रोजन, इसमें भी सेंट्रल परमाणु नाइट्रोजन यानी केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, उसमें भी केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन, इसमें केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है फास्फोरस। ध्यान रखना, पहले मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूंगा। फास्फोरस का 15 का जरा गौर करना, कर 2 8 5 को क्या है 5 है, इसमें देखो 5 इलेक्ट्रॉन में ये तीनों पड़ोसी इसका क्या करेगा, जरा गौर करना। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, और नाइट्रोजन के पास भी 5 होगा, इसके भी पास होगा 5 होगा, इसके भी पास कितना होगा 5, किसका फास्फोरस का 5। क्यों, नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेना, काहे नहीं करेगा, ले 2 और 5, क्योंकि एक ही परिवार का है, एक ही परिवार का। ध्यान रखना मुन्ना, जरा गौर कर, मैंने ये बोला कि इसके पड़ोसी जो हैं, इनके तीनों पड़ोसी को ऐसे इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने दे दोगे, बिल्कुल ऐसे दे दे, क्लियर। लेकिन एक तो LP बच गया, फिर देख इसके पास क्या होगा, बिल्कुल इनके पड़ोसी ले लेंगे, लेकिन ये भी तो एक LP इसके पास होता, LP बच गया। तो अब देख क्या होता, ये अपने दोनों LP इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इसको देगा। क्यों, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन मुना नहीं है, प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं। क्यों, क्योंकि देखो याद करो, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी किसी को दान कर चुका है, किसी को दिया है, तभी ने प्लस आयन बनाया है। समझ में आ गया। तो इस बात को देख क्या होता, ध्यान से सुन ले। तो अब PH3 अपन LP इलेक्ट्रॉन देखो, यहां से बात करते हैं। अब इसको ऐसे करने जा रहे हैं, H यहां देते हैं H, और यहां दे दिए H। अब ये अपना LP इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा डोनेट करेगा। तो बताओ, अब ये उसको दे दिया तो इसके बॉन्ड एंगल क्या होंगे, बिल्कुल बिखर गए, ऐसे फैल गए मुन्ना। क्यों फैल गए, कारण जानते हो, जो LP इलेक्ट्रॉन जो दबाव डालता है उस पर अब दबाव डालने वाला कोई नहीं है, जिसके कारण क्या होता, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता, अधिक। लेकिन PH3 में देखो, PH3 में इसको पुश करके दबाएगा, ऐसे रहना चाहता था ऐसे, लेकिन दबा दिया,
इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो देखो ई क्या करेगा, इधर भी दबाव लगा रहा है, इधर से दबाव लगा रहा है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल कम हो गई। लेकिन ये वाला जो था उसको दे दिया, तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी अब दबाव किसी पर बनाएगा नहीं, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल अधिक होता, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता, कम होता, इसका बॉन्ड एंगल अधिक होता, इसका बॉन्ड एंगल कम होता। तो ये लैंग्वेज सुन लो जरा, लैंग्वेज सुन लोगे क्लियर हो जाएगी। मेरी बात को गौर से सुनना, ठीक है। देखो एलपी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के वैसे जोड़ी जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेता, इलेक्ट्रॉनों के वैसे निर्जन युग्म जो बंधन निर्माण में भाग नहीं लेते हैं। ये बात याद करेंगे, क्लियर। तो सुन लीजिए, डायरेक्ट बोलेंगे ये बातें, क्या बोलेंगे कि PH4 प्लस आयन, PH4 प्लस आयन जिसको फास्फोनियम आयन बोलते हो, PH4 प्लस आयन का बंधन कोण PH3 से अधिक होता है, क्योंकि दोनों यौगिकों में यानी दोनों में PH3 एवं NPH4 प्लस एवं PH3 में क्या है, यानी क्या, केंद्रीय परमाणु फास्फोरस, जिसमें क्या है, फास्फोनियम आयन जो है एन के कौन PH4 प्लस आयन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन को क्या करता है, डोनेट करता है, जिसके कारण इसकी दबाव इस पर नहीं बनती है। लेकिन PH3 के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन एटम, तीनों हाइड्रोजन एटम को क्या करते हैं, पुश करते हैं, जिसके कारण उसमें सिकुड़ाव आ जाती है, जिसके कारण वो सिमट जाते हैं, बॉन्ड एंगल क्या होती है, घट जाती है। वैसे ही मुन्ना अमोनिया का भी उत्तर देंगे, यही बातें कहेंगे डायरेक्टली। क्या बोलेंगे, जरा गौर करना, बोलेंगे ये बातें कि PH3 ऐसे बोलेंगे, क्या चीज मुन्ना, NH4 प्लस आयन की बंधन कोण PH3 से क्या होती, अधिक होती है, क्योंकि PH3 प्लस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। बट NH3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों के यानी LP इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, घट जाते हैं, क्योंकि उस पर क्या करता, अपनी दबाव डालता है, जिसके कारण 3 टंगरी का टेबल बन जाता है। क्लियर हो गई हो, तो यही जवाब आप लोग दे सकते हो। मुन्ना बता दो क्या समझ में आई कि नहीं, यही बताइए, बताइए, बोलिए मुन्ना। सब आप लोग का वीडियो डाला हुआ है, सब वीडियो आप लोग का डाला हुआ है, इतना लेट आप लोग आ रहे हो, क्या बात है। चलिए ये बात समझ गए, रुक जाइए, थोड़ी सी अमोनिया वाली भी बात कर लेता हूं, थोड़ा बस अमोनिया वाला भी समझा देता हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जी हाँ, ना हो मुन्ना, मैं सीधा बोल देता हूं क्या चीज आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जरा गौर करना क्या बोल रहा हूं, ये सुनना। कह रहे क्या कि PH3 मतलब होता है क्या चीज, PH3 में आपका क्या चीज है मुन्ना, फास्फोरस परमाणु के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जबकि अमोनियम प्लस में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहता है। फिर से एक बार क्या बोला, सुन लो फिर से एक बार, क्या बोला मैंने कि फास्फोरस के पास क्या होते मुन्ना, यानी मतलब फास्फोरस यानी PH3 के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन NH4 प्लस आयन के बीच एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसके कारण PH3 प्लस आयन की बंधन कोण PH3 से अधिक होता है। अब पूछ देगा कि अमोनियम आयन की बंधन कोण अधिक होती है अमोनिया से, क्यों, तो यही बोलना कि अमोनिया यानी NH3 परमाणु, NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के पास एक जोड़े अयुग्मित यानी एक जोड़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि NH4 प्लस आयन के बीच अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, जिसके कारण NH4 प्लस आयन का बंधन कोण अधिक होता है और यानी अमोनिया का क्या होता है, कम हो जाता है। बात समझ गए होंगे, यदि समझ में आ गई होगी तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी मुन्ना। चलिए आगे चलें, सर लैंग्वेज नोट्स में है मुन्ना। देखो बात क्या है, मेरा समझाने का मेरा काम है आप लोगों का, समझ गए, आप परेशान मत हो। वो लैंग्वेज बोलना कोई बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते मैं समझा दिया, आप लोग बिल्कुल फॉलो करो, समझ में आगे। वही तो बोला हूं कि क्या बोले ही ने बोला हूं
कि pH3 में फास्फोरस परमाणु के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, एक जोड़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या कह सकते LP इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जबकि क्या चीज NH4 प्लस आयन के बीच एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण pH3 का बंधन कोण क्या, यानी pH3 का बंधन कोण क्या होगा इसके तुलना में कम, अर्थात pH4 प्लस आयन की बंधन कोण pH3 से अधिक होता है। यही अगर अमोनिया और अमोनियम आयन में बात करते ही बोलोगे कि अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन एवं अमोनिया NH3 में NH3 के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक जोड़ा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण NH4 प्लस आयन की बंधन कोण अधिक और अमोनिया का बंधन कोण क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए मुन्ना, अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे फिर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। बस लगे रहिए, पढ़ते रहिए और याद होता है ऐसे करते चलिए आप लोग बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। भूलना मत, कल आप लोग का चलेगा पॉलीमर का ऑब्जेक्टिव और इसी का चलेगा सब्जेक्टिव। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नेक्स्ट डे मिलते हैं, यानी प्रातः माफ कीजिएगा शाम 6 बजे। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों से मेरा बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये क्वेश्चन बहुत ही आप लोगों को महत्वपूर्ण मैं पढ़ा रहा हूँ। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा जितना आप लोग हो सके इसको आप लोग फैलाएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आगे भी बच्चे क्या करें, इसका लाभ उठा सके। उन बच्चों को जो लॉकडाउन में मारे हुए हैं, जो गाँव से विलेज से बिलोंग करते हैं, गाँवों से बिलोंग करते हैं, शायद मेरी लैंग्वेज उन लोग को पसंद आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को लैंग्वेज भाषा जो यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ, जो रोचक होगी आप लोगों के लिए। और ये सुन करके शायद आप लोग इसका क्या करेंगे, लाभ उठा लें और ये एग्ज़ाम के लिए अपने से बिल्कुल बेहतर क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, जो आप लोग पता भी चलेगी कब, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे। चलिए इतना ही मैं कहूँगा क्या चीज़ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद क्या करें, आप लोग शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे ये मेरा वीडियो प्रमोट होता रहे, आगे बच्चे इससे लाभ उठा सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।